जय हिंद दोस्तों। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आज की इस वीडियो में। और आज की ये स्पेशल वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है बच्चों। क्लास 12th के फिजिकल एजुकेशन, हिंदी में कहें तो शारीरिक शिक्षा के सब्जेक्ट के लिए। ठीक है बच्चों, तो जैसा कि आप सभी को पता है कि फिजिकल का आपका सीबीएसई का जो बोर्ड का एग्जाम है 2023 का, ये आपका 13 मार्च 2023 को होने वाला है। ठीक है, जिसकी तैयारी हमने ऑलरेडी आपकी बहुत अच्छी तरीके से करवाई हुई है। इसको और भी नेक्स्ट लेवल तक ले जाते हुए इस वीडियो में हम एक और इंपॉर्टेंट सैंपल क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है बच्चों, बेसिकली ये हमारा तीसरा सैंपल पेपर है और तीसरे पेपर का ये पार्ट नंबर 2 होने वाला है। इससे पहले इस पेपर का हमने पार्ट 1 ऑलरेडी अपलोड किया है। अगर आपने पार्ट 1 का वीडियो नहीं देखा तो आई बटन में लिंक दे देंगे, यहां से देख लीजिएगा। ठीक है, और ये पेपर जो है इसमें मैं आपको लाइन टू लाइन, वर्ड टू वर्ड बहुत अच्छे तरीके से समझाऊंगा, जो कि आपको हिंदी में तो समझा ही दूंगा। और जो इंग्लिश मीडियम के बच्चे हैं उनके लिए आंसर यहाँ पे प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे। तो आप सभी वीडियो को कंप्लीटली एंड तक जरूर देखिएगा। ओके, तो एक बार हम अपने पेपर के पैटर्न को समझेंगे फिर आगे बढ़ेंगे। तो पेपर आपका 3 घंटे का आएगा। पेपर की वेटेज होगी 70 मार्क्स की। पेपर में टोटल आपके जो क्वेश्चन है वो 37 होंगे। 10-15 भी आपको पेपर पढ़ने के लिए मिल जाएगा, 15 मिनट आपको पढ़ने के मिलते हैं। 10:30 से 1:30 आप अपना पेपर करेंगे। ठीक है, पेपर का पैटर्न जिन बच्चों को पता है वो आगे जा सकते हैं, जिनको नहीं पता है उनके लिए बता दें कि पेपर 5 खंड में डिवाइड होगा। पेपर के जो क्वेश्चन होंगे टोटल 37 होंगे। ठीक है, खंड ए में आपके 18 जो क्वेश्चन है वो एमसीक्यू आएंगे। खंड बी में 19-24 2 नंबर के टोटल 6 क्वेश्चन होंगे, जिनमें से आपको 5 के उत्तर देने हैं। खंड सी में आपके 25 से 30 3 नंबर के 6 क्वेश्चन होंगे, इसमें भी आपको 5 क्वेश्चन का आंसर देना है, यानी कि 2 नंबर में एक चॉइस और एक चॉइस 5 नंबर। खंड डी में आपके 4 अंक के 3 क्वेश्चन होंगे केस स्टडी वाले। और खंड ई में 34 से 37 5 अंक के टोटल 4 क्वेश्चन होंगे, इसमें भी आपको 3 के आंसर देने। ठीक है बच्चों, तो इससे पहले की जो वीडियो थी हमारी उसमें हमने आपको आपका जो पार्ट 1 था, ठीक है ना, यानी कि पार्ट 1 दैट मींस कि आपको खंड ए, खंड बी, खंड सी, यानी कि आपके 18 एमसीक्यू, 2 नंबर के 6 क्वेश्चन और 3 नंबर के 6 क्वेश्चन, ये पार्ट 1 में समझा दिया। अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो यहाँ पे आई बटन में आपको लिंक दे देंगे या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वहां से देख लीजिएगा। ठीक है, इस वीडियो में आपके 4 नंबर के केस स्टडी वाले क्वेश्चन और 5 नंबर के जो 3 क्वेश्चन आते हैं उनको इस वीडियो में, इस पार्ट 2 में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, जो बच्चे इंग्लिश मीडियम के हैं वो अपने पेपर के पैटर्न को इजीली यहां से समझ सकते हैं। ये आपका पेपर का पैटर्न हो जाएगा। ठीक है, हम शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले सेक्शन ए आप देख सकते हैं इस तरीके से था। आसन की पहचान करनी थी। ठीक है, कुछ क्वेश्चन ऐसे दिए हुए थे। उसके बाद में यहाँ पे आपके 2-2 नंबर वाले क्वेश्चन आ गए थे, जिसको हमने आपको बहुत अच्छे तरीके से समझाया था खंड नंबर बी में। ठीक है, इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ कि आप सेक्शन जो बी, सी और ए ये है ना, इसको जरूर देख लीजिएगा, इससे आपकी तैयारी और भी अच्छी हो जाए। ठीक है बच्चों, चलिए हम बात करेंगे अपने सेक्शन नंबर डी की। ठीक है, सेक्शन डी में कैसे क्वेश्चन है बच्चों? डी में 4 नंबर के हमारे 3 क्वेश्चन है और वो भी केस स्टडी वाले, केस बेस्ड क्वेश्चन। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 31 क्या है कि नीचे एक चित्र दिया गया है, इसका हमें अध्ययन करना है और फिर हमसे जो प्रश्न पूछे जाएंगे हमें उसका उत्तर देना है। ठीक है, तो ये चित्र दिया गया है बच्चों, जिसमें एक व्यक्ति जो है वो खड़ा हुआ है टेढ़ी तरीके से, जिसकी रीढ़ की जो हड्डी है वो टेढ़ी है। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या बनेंगे? चित्र में दर्शाई गई विकृति का नाम लिखिए। तो ये जो रीढ़ की हड्डी टेढ़ी आपको दिख रही है, ये किस विकृति को दर्शाता है बच्चों? ये दर्शाता है जो स्कोलियोसिस होता है। इसको दर्शाता है स्कोलियोसिस नामक की विकृति को दर्शाता है, यानी कि बीमारी बेसिकली। ठीक है, चित्र में ये जो स्कोलियोसिस विकृति दर्शाई गई है, इसके आपको कोई 2 लक्षण बताने एक नंबर में। ठीक है, 2 लक्षण बताने, तो मैं आपको 2 नहीं 3-4 बता देता हूं। लक्षण सबसे पहला ये होगा कि एक कंधा ऊंचा होगा, एक कंधा नीचा होगा। जैसे ये आप देख सकते हैं, ये इसका जो ये कंधा है ये ऊंचा, एक कंधा ये नीचा है। एक कुल्ला ऊपर, एक कुल्ला नीचे। कुल्ला यानी कि ये कमर वाला जो होता है ना, ये पार्ट, और ये ऊपर और नीचे रहेगा। ठीक है, शरीर सीधा ना होकर झुका हुआ प्रतीत लगेगा। आपको लग रहा होगा इधर इस साइड इसका शरीर झुका हुआ है और इस तरफ उठा हुआ है, तो शरीर कैसा होता है इसमें? झुका हुआ लगता है। ठीक है ना, सीधा नहीं होता। अब ये जो स्कोलियोसिस एक तरीके का जो विकृति है, विकार है, इसको सुधारा भी तो जा सकता है। तो सुधारने के क्या उपाय हो सकते हैं भाई? आइए देखते हैं। सुधारने के बहुत सारे उपाय हैं, जिसमें सबसे पहला जो उपाय है बच्चों वो है तैराकी करना, यानी कि तैरना बेसिकली, या फिर लटकना, त्रिकोण आसन करना, या फिर अधोमुख मुख श्वासासन करना, या फिर तख्त व्यायाम करना। बहुत सारे तरीके होते हैं, तैराकी कर लो, लटक लो, त्रिकोण आसन कर लो, ठीक है, तख्त व्यायाम कर लो, और भी एक आधा है। ठीक है,
अब ये जो स्कोलियोसिस शब्द है बच्चों, ये जो विकृति है, ये शब्द किस भाषा का शब्द है और इसका अर्थ क्या होता है? तो स्कोलियोसिस किस भाषा का शब्द है बच्चों? ये शब्द है ग्रीक भाषा का, जो कि किससे लिया गया है? स्कोलियोस से आया है, जिसका अर्थ होता है मुड़ा हुआ। तो स्कोलियोस जो कि ग्रीक भाषा का शब्द है, जिसका अर्थ होता है मुड़ा हुआ, इसी को स्कोलियोसिस बना दिया इंडियन भाषा में, ठीक है ना। तो ये होता है स्कोलियोसिस, ये इसके लक्षण है, ये इसके उपाय है और ये इसका शाब्दिक अर्थ है। तो अब यहाँ पे आप एक चीज नोटिस करना कि अगर अब आपसे 5 नंबर में या 3 नंबर में क्वेश्चन पूछा जाए स्कोलियोसिस क्या है, इसका शाब्दिक अर्थ बताइए, इसके लक्षण क्या होते हैं, सुधारात्मक उपाय बताइए, ज्यादा से ज्यादा 3 नंबर में आएगा तो अब आप इसे बढ़िया तरीके से लिख पाओगे, ठीक है ना। तो एक ही साथ हम आपकी तैयारी ऐसे करवाएंगे जिससे आपको बहुत मजा आएगा पढ़ने में, ठीक है। 30 समझ में आ गया। अब जो बच्चे इंग्लिश मीडियम के हैं वो यहाँ से देख लेंगे, आपके सामने ये क्वेश्चन है कि कौन सा यहाँ पे जो डिफेक्ट है वो शो किया गया है, सिम्टम्स क्या है उसके, करेक्टिव मेजर्स क्या है और किस लैंग्वेज से वो वर्ड लिया गया है, सिंपल सिंपल, ठीक है। तो क्वेश्चन के आंसर को आप चारों के चारों जो क्वेश्चन है वो देख सकते हैं और चारों के क्वेश्चन के आंसर यहाँ से देख सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 32 की तरफ। इसमें दिया गया हमारे सामने एक टेस्ट। अब यहाँ पे आप देखेंगे तो ये जो महिला है ये अपने हाथ पीछे की तरफ करते हुए क्या कर रखा है इसने कि कंधों से नीचे की तरफ करते हुए ये हाथों को मिला रही है। वैसे में नीचे जो हमें चित्र दिया गया इसका अध्ययन करना है, फिर क्वेश्चन पूछना है। क्वेश्चन दिया गया है कि इस टेस्ट का नाम क्या है, चित्र में दर्शाया गया। तो ये चित्र में देखो बैक की तरफ जो है अपने हाथों को लिया हुआ है, तो इसको क्या बोलते हैं? बैक स्ट्रेच बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बैक स्ट्रेच। अब बैक स्ट्रेच जो हमारा टेस्ट है इसका उद्देश्य क्या है? तो उद्देश्य क्या होता है? ये ऊपरी शरीर के लचीलेपन का निर्धारण इसमें किया जाता है। ऊपरी शरीर यानी कि हमारा ये वाला जो भाग होता है ना, ये इसके लचीलेपन का निर्धारण किया जाता है। इसका पर्पस क्या होता है? ये पीठ के पीछे दोनों हाथों की उंगलियों को छूना या ओवरलैप करने के समान होता है। यानी कि ये एक हाथ ऐसे जाएगा, एक हाथ ऐसे जाएगा, तो ये क्या छू सकते हैं, एक दूसरे के ऊपर जाते हैं, नहीं छू पाते, तो ऐसे इसका मेनली देखा जाता है। इसके लिए हमें क्या जरूरी उपकरण चाहिए होता है? इसके उपकरण क्या चाहिए? सिर्फ मापने के लिए एक शासक इंच चाहिए, यानी कि 18 इंच का एक वो चाहिए, इंची टेप चाहिए, बेसिकली 18 इंच वाला, ठीक है। अब ये जो बैक स्ट्रेच टेस्ट है बच्चों, इसकी प्रक्रिया समझाइए। तो प्रक्रिया देखो काफी बड़ी थी, लेकिन मैंने यहाँ पे छोटा सा कर दिया ताकि आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गए। प्रक्रिया क्या होगी कि खड़े होने की स्थिति में प्रतिभागी एक कंधे पर और एक हाथ पीठ के मध्य में रखेंगे और एक दूसरे को छूने या फिर ओवरलैप करने का प्रयास करेंगे। बस सिंपल सी ये प्रक्रिया होती है। एक हाथ कंधे पे रखा, एक पीठ पे रखा। अब कंधा वाला और पीठ वाला जो हाथ है, इन दोनों से छूने की कोशिश करेंगे एक दूसरे के हाथ को, ठीक है ना। तो ऐसे ये प्रक्रिया आपकी संपन्न हो जाती है, ठीक है। तो आगे समझ में ये इस टेस्ट का क्या नाम है और क्या बातें यहाँ पे बताई गई हैं। अगला क्वेश्चन है स्टडी दी पिक्चर गिवन बिलो एंड द आंसर क्वेश्चन दैट फॉलो। तो टेस्ट क्या है? तो टेस्ट का नाम बैक स्ट्रेच है। ऑब्जेक्ट क्या है? ऑब्जेक्टिव ये है, पर्पस क्या ये है। इक्विपमेंट क्या चाहिए? तो इक्विपमेंट ये है। प्रोसेस क्या होता है? तो प्रोसीजर आपका ये हो जाता है। बस सिंपल सा हो गया आपका, सिंपल है ना। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला है क्वेश्चन नंबर 33। अब इसमें एक आसन दिया गया है बच्चों। तो आसन के संबंध में क्या क्वेश्चन बनेगा कि चित्र में दर्शाए गए आसन का नाम लिखिए और उससे उस आसन का नाम क्यों दिया गया ये समझाइए, ठीक है। तो यहाँ पे आप ये जो चित्र देख रहे हैं, ठीक है, ये किस आसन को दर्शाता है? भुज अंग आसन को, ठीक है। तो किस लिए क्या बोलते हैं इसको? इसको बोलते हैं भुज अंग आसन, ठीक है। इसको ये नाम क्यों दिया गया है? क्योंकि बच्चों इस योग को करते समय शरीर का जो आकार होता है ये सांप के फन की तरह एकदम ऊपर की तरफ उठा हुआ होता है। शरीर देख सकते हैं, शरीर का आधा भाग और मुंह जो है ये ऊपर की तरफ उठा है। जैसे सांप होता है ना एक, आपने देखा होगा सांप, तो वैसा ही यहाँ पे भी होता है। इसीलिए इसे सांप के समान यानी कि सर्प के समान भुज अंग आसन का नाम दिया गया, ठीक है। चित्र में दर्शाए गए आसन का सबसे अहम उपयोग किस समस्या के लिए ज्यादातर उपयोग होता है? तो ये जो भुज अंगासन है इसका उपयोग सबसे अहम समस्या किसके लिए उपयोग होता है? तो जिन रोगियों में पीठ दर्द ज्यादा होता है, यानी कि पीठ के दर्द से जो पीड़ित व्यक्ति हैं उनके लिए इस आसन को ज्यादा लाभकारी माना जाता है, ठीक है। अब ये जो आसन दर्शाया गया है बच्चों, इसके लिए आपको क्या दर्शाना है कि लाभ क्या क्या है इसके, इस आसन के क्या लाभ हमारे सामने आते हैं। तो देखो इसके लाभ बहुत सारे होते हैं। क्या लाभ होते हैं? सबसे पहला तो ये कि इस आसन से शरीर में जो रक्त संचार है ये बहुत अच्छा हो जाता है, ब्लड का जो सर्कुलेशन वो अच्छा होता है
और हमारी कार्य क्षमता बढ़ जाती है। ठीक है, गर्दन या फिर कमर में जो भी दर्द हो रहा होता है उससे छुटकारा मिल जाता है। साथ ही फेफड़ों की शक्ति का इससे विकास होता है, जिससे ऑक्सीजन को उचित मात्रा में, ऑक्सीजन जो होती है उसकी उचित मात्रा में पूर्ति हो पाती है। मांसपेशियों व हड्डियों को लचीला ये बनाता है आसान तरीके। ठीक है, तो ये सारी चीजें होती हैं लाभ के बारे में। लाभ आपसे कोई दो पूछे गए, दो ही लिखना, ज्यादा नहीं लिखना। चित्र में दर्शाए गए आसन के लिए सावधानियां, यानी कि ये जो भुज आसन है ये किन किन लोगों को नहीं करना चाहिए। तो जैसे नहीं करना चाहिए वो कौन से हैं? जिन व्यक्तियों को हार्निया, पीठ में चोटें हैं, सिर दर्द होता है या फिर हाल में उनकी कोई सर्जरी हुई है, उदारीय सर्जरी, तो उन्हें यह आसन नहीं करना चाहिए। और साथ ही जो महिलाएं गर्भवती हैं, जिन्होंने गर्भ धारण किया हुआ, जिनके बेबी होने वाला है, उन्हें भी ये आसन नहीं करना चाहिए। ठीक है भाई, तो ये कंप्लीट प्रोसेस होता है भुज आसन का। अच्छा, एक चीज अभी कई बच्चों का डाउट होगा कि सर जी इसमें विधि तो पूछी नहीं गई, विधि भाई बड़ी हो जाती है। वेल, आपकी सहूलियत के लिए मैं विधि भी समझा देता हूँ। ये विधि है आपके सपोर्टिंग मटेरियल से सीधा मैंने उठा ली है। विधि दी हुई है, मेथड दिया हुआ है। दोनों पैरों को आपस में मिलाकर पीछे की ओर अधिक से अधिक खिंचाव दीजिए। देख सकते हैं पैर मिले हुए हैं और अधिक से अधिक पीछे की ओर खिंचाव दिया हुआ है। ठीक है, दोनों हाथों को कोहनियों से मोड़कर कंधों को नीचे रखें। ठीक है, कोहनियों से हाथों को मोड़ा, अब कंधे इस तरीके से हो जाएंगे। अंगुलियों को बाहर की ओर आपस में मिलाते हुए क्या करना है? श्वास भरते हुए छाती को धीरे धीरे उठाइए, सिर तथा गर्दन के ऊपरी ओर खिंचाव दें और श्वास छोड़ते हुए वापस से उसी स्थिति में वापस से आ जाइए। और इस तरीके से आपकी ये जो विधि है वो हो जाएगी। और अधिक देर तक रुकने पर श्वास सामान्य रख सकते हैं। ये 30 सेकंड से 30 मिनट तक किया सकते हैं, यानी कि ये जो आपकी स्थिति है ना, ये वाली, ये आप 30 सेकंड भी कर सकते हैं। अगर आपके अंदर मांसपेशी शक्ति अच्छी है तो आप इसे 3 मिनट तक भी रख सकते हैं। ये चीजें आती है। ठीक है, आ गया समझ? अब इसी तरीके से इंग्लिश में देख लेंगे। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन विद रिस्पेक्ट टू द पिक्चर, यानी कि इस पिक्चर के संबंध में। तो आपके सामने ये ऑप्शन है, क्वेश्चन है बेसिकली आपके, और इन क्वेश्चन को आप पढ़ लीजिए। बाकी आंसर की बात है तो आंसर आपके सामने दिया जाते हैं। नाम क्या है, इनके लिए बेनिफिशियल होता है, बेनिफिट एंड प्रिकॉशंस क्या होते हैं इसके बारे में। ठीक है, तो मात्र 12 मिनट यानी कि 10 मिनट मान लेते हैं, 10 मिनट में हमने अपने 3 जो चित्र वाले क्वेश्चन है वो हमने बढ़िया तरीके से कर लिए। ठीक है, अब बारी आएगी सेक्शन नंबर ई की। तो ई वाले जो क्वेश्चन है बच्चों, इन्हें बड़े ध्यान से समझिएगा, क्योंकि इसमें बहुत से क्वेश्चन ऐसे जिनके आपके पेपर में आने की चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। ठीक है, क्या क्वेश्चन है ई में? 5-5 नंबर का पहला क्वेश्चन, 4 है, 3 करने हैं आपको। 34 दिया हुआ है बच्चों, विशेष ओलंपिक क्या है तथा अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति के कार्य लिखिए। तो विशेष ओलंपिक खेल क्या है या फिर वट एवर जो भी है, तो और जो ओलंपिक समिति होती है, अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति, इसके क्या कार्य होते हैं ये समझाइए। तो देखो, विशेष ओलंपिक अर्थात अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति जिसे बोलते हैं इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी। ठीक है ना, तो ये विशेष ओलंपिक खेल होते हैं, ये अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति के द्वारा आयोजित करवाए जाते हैं। कब? प्रत्येक 4 वर्ष के अंतराल में। किन के लिए आयोजित करवाए जाते हैं? ये दिव्यांग खिलाड़ियों यानी कि जो CWSN बच्चे होते हैं इनके लिए। ठीक है, यह खेल 1967 में शुरू हुए थे, जिनका श्रेय जाता है कैनेडी श्राइवर को। किसको जाता है? कैनेडी श्राइवर को जाता है। ठीक है, उसके बाद में 172 देशों के लगभग 50 लाख खिलाड़ियों को मुकाबला व प्रशिक्षण करने के साथ साथ विश्व भर में 1 लाख जगह ये जो खेल है विशेष ओलंपिक आयोजित किए जाते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे आपके कुछ MCQ कंप्लीट हो गए। क्या? कि विशेष ओलंपिक जो खेल होते हैं इन्हें कौन आयोजित करवाता है? IOC यानी कि अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति। कितने वर्ष में आयोजित किए जाते हैं? 4 वर्ष में। किनके लिए आयोजित होते हैं? दिव्यांग खिलाड़ियों के लिए। सबसे पहले कहाँ आयोजित हुए थे? 1967 में। किसके द्वारा? जो कैनेडी श्राइवर थे इनके द्वारा। ठीक है, तो आपको इस तरीके से MCQ भी समझ में आ गए, बड़ा क्वेश्चन भी समझ में आ गया। अब बारी आती है अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति के मुख्य कार्य क्या क्या होते हैं। ठीक है, क्या कार्य होते हैं? तो सबसे पहला मुख्य कार्य क्या होता है कि ओलंपिक आंदोलनों को बढ़ावा देना और उनका नेतृत्व करना। कि ओलंपिक आंदोलनों में ज्यादा से ज्यादा लोग भाग लें, ऐसे आंदोलनों को बढ़ावा देता है ये और उनका नेतृत्व करता है। ठीक है, फिर अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति यानी कि IOC, अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति न केवल खेलने में बल्कि राष्ट्रीय ओलंपिक समितियों, अंतरराष्ट्रीय संघों में भागीदारी को प्रोत्साहित भी करती है। यानी कि राष्ट्रीय ओलंपिक जो अन्य समितियां होती हैं उनमें जो खिलाड़ी होते हैं उनको प्रोत्साहित करती है कि आप यहाँ पे भाग लो, भागीदारी बनो। साथ ही साथ ये अपनी कमेटी में भी, अपनी समिति और अन्य ओलंपिक समितियों में
महिलाओं प्रशासकों को बेसिकली जो है अपॉइंट करते हैं, ठीक है। कोच, तकनीक अधिकारी, पत्रकार, इनके लिए क्षेत्रीय सेमिनार भी आयोजित करती है ताकि समय समय पर ओलंपिक आंदोलन कैसे किए जाएं इसकी चर्चा होती रहे, ठीक है। खेल और जो खेल प्रतिभागी होते हैं इनके लिए संगठन का विकास करते हैं, ठीक है। ओलंपिक खेलों के जो नियम होते हैं इनका आयोजन अच्छे तरीके से किया जाए इसका ध्यान रखते हैं, ठीक है। साथ ही ओलंपिक आंदोलनों को ऐसे लोग जो इनको गलत बोलते हैं, प्रभावित करते हैं, ठीक है, कुप्रभाव डालते हैं या फिर अच्छा नहीं है इनके लिए, तो ये उनको सजा दे सकते हैं, ठीक है। उनके भेदभाव के खिलाफ कार्य करते हैं। सजा तो खैर उनकी गवर्नमेंट देगी, लेकिन ये कार्य करते हैं, ठीक है। मेनली ये जो लोग हैं ये पुरुषों और महिलाओं की समानता के सिद्धांत को लागू करने के दृष्टिकोण के साथ साथ सभी स्तरों पर संरचनाओं में खेल में महिलाओं के विचार को प्रोत्साहित करते हैं। मतलब पुरुष और महिलाएं ये खेल में तो अच्छे से खेलेंगे, साथ ही साथ जो हमारी कमिटीज है, इंटरनेशनल ओलंपिक कमिटीज, उसमें भी इनको प्रोत्साहित किया जाता है कि आप भी यहाँ पे आओ और कार्य को अंजाम दीजिए इस तरीके से, ठीक है। तो आया समझ में बढ़िया तरीके से कि अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति क्या करती है और विशेष ओलंपिक को कैसे आयोजित करती है, ठीक। अब इसी क्वेश्चन को इंग्लिश में देख लेंगे। व्हाट आर स्पेशल ओलंपिक्स एंड राइट द फंक्शंस ऑफ इंटरनेशनल ओलंपिक कमिटी। तो सोशल जो ओलंपिक्स होते हैं इसके बारे में आप ये देख लेंगे क्या होते हैं स्पेशल ओलंपिक बेसिकली, एंड जो मेन इसके फंक्शंस हैं, जो कार्य हैं, वो आपके यहाँ पे आ जाते हैं, बाकी एक दो आपके ये आ जाते हैं, सिंपल सा, ठीक है बच्चों। तो क्वेश्चन नंबर 35 हमारा क्या कहता है कि खेलों में तालमेल संबंधी जो योग्यताएं होती है, इसका मतलब क्या है, और किन्हीं 5 योग्यताओं का वर्णन कीजिए। तो क्या मतलब है भाई इस क्वेश्चन का, पहले मतलब समझो कि तालमेल संबंधी योग्यताएं होती क्या है। तो ये वे योग्यता है बच्चों जिसमें खिलाड़ी या फिर कोई व्यक्ति जो है ये अपनी गतिविधियों को, यानी कि वो खेल खेल रहा है, ठीक है, तो अपनी गतिविधियों को किस तरीके से संतुलित करता है, ठीक है। जैसे मान लेते हैं आप पीटी पीरियड में वॉलीबॉल खेल रहे होते हैं या फिर खो खो खेल रहे होते हैं, तो ऐसे में आप कैसे खेल के संबंध में अपनी गतिविधियों को और अच्छा बनाते हैं, ठीक है ना। तो वही योग्यता ही, उन्हीं योग्यताओं को तालमेल संबंधी योग्यताएं बोलते हैं। इससे होगा क्या कि आप अपने जो खेलने का तरीका है उससे और अच्छी तरीके से खेल पाएंगे, प्रभावशाली बनेगा बेसिकली, ठीक है। तालमेल संबंधी जो योग्यताएं हैं ये प्राथमिक रूप से निंद्र स्नायु संसाधन की सीएनएस पर निर्भर करते हैं। बेसिकली ये 5 तरीके की होती हैं, जिसमें से सबसे पहली क्या है बच्चों, एक सेकेंड, नहीं होती तो 7 से 8 तक की है, लेकिन मैं आपको 6 बताऊंगा। सबसे पहली योग्यता होती है संतुलन योग्यता। मतलब क्या है भाई, मतलब ये है संतुलन योग्यता खिलाड़ी की अपने शरीर या विभिन्न भागों को स्थिर और गतिशील दोनों स्थितियों में स्थिर स्थिति में रखने और संतुलित गतिविधि के खराब होने के बाद जल्दी से संतुलन प्राप्त करने की योग्यता होती है। संतुलन योग्यता का क्या मतलब है, जैसे आप कोई गेम खेल रहे हैं, चाहे वॉलीबॉल, खो खो खेल रहे हैं या फिर दौड़ कर रहे हैं, व्हाटएवर, तो ऐसे में जब आप दौड़ रहे हैं, वॉलीबॉल खेल रहे, खो खो खेल रहे हैं, तो जब आप इसमें दौड़ते हैं किक करने के लिए या फिर छूने के लिए या फिर जीतने के लिए, तो ऐसे में आपकी जो गति होती है कभी तेज होती है कभी कम होती है, तो ऐसे में आप उसे कैसे संतुलित रख सकते हैं अपने अनुसार, उस योग्यता का यहाँ पे दर्शाया जाता है, ठीक है। फिर आती है प्रतिक्रिया योग्यता, यानी कि जैसे ही इशारा मिला, जैसे होता है कि रेफरी जो होता है वो गन चलाता है, यानी कि पिस्तौल चलाता है या फिर सीटी बजाता है, व्हाटएवर, तो ऐसे में जैसे ही इशारा मिला ठीक उसी तरीके से आपने प्रक्रिया करनी शुरू कर दी। अब ये 2 तरीके की होती है, एक होती है सामान्य प्रक्रिया और एक होती है जटिल प्रक्रिया, ठीक है ना। जैसे रेफरी ने गोली चला दी, यानी कि उसने पिस्तौल चलाई, वैसे अपना दौड़ना शुरू कर दिया, ठीक है। जैसे सीटी बजी, आपने दौड़ना शुरू कर दिया, तो ये दर्शाती है प्रतिक्रिया योग्यता, ठीक है। अब तीसरी है तालमेल संबंधी योग्यता। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि यह खिलाड़ियों के शारीरिक अंगों की क्रियाओं, यानी कि हमारे जो बॉडी के पार्ट्स होते हैं इनके मूवमेंट करने की योग्यता को दर्शाता है। जैसे कि हाथों या फिर आंखों का तालमेल, पांव और आंखों का तालमेल। एग्जांपल के लिए वॉलीबॉल में स्मैशर जो होता है, यानी कि आप जो है वॉलीबॉल को मार रहे होते हैं, तो ऐसे में उठी बॉल और ब्लॉक्स के हिसाब से हाथ, धड़, पैर की क्रियाओं का तालमेल बिठाकर बॉल को स्मैश करते हैं। स्मैश का मतलब यानी कि उसे मारते एक तरीके से, किक करते हैं। किक तो पैर से होता है, लेकिन इसे हम हाथ से स्मैश, हाथ से जो मारते हैं तो उसे स्मैश बोलते हैं। तो जब बॉल आ रही है तो आप उसको पहले आंखों से देखते हैं कि कहाँ पे पहुंचेगी, फिर हाथों को क्रियाएं देते हैं, पाँव को आगे पीछे करते हैं, आंखों को उसी के तालमेल बैठाते हुए फिर बॉल को स्मैश कर देते हैं। तो ये तालमेल संबंधी योग्यता होती है, ठीक है। उसके बाद में स्थिति निर्धारण योग्यता, ये क्या होती है, ये वो योग्यता होती है
जिसमें मनुष्य में समय तथा स्थान के अनुसार स्वयं को अनुकूलन बनाने की योग्यता होती है। इस योग्यता का महत्व प्रत्येक खेल में अलग अलग होता है। जैसे कि क्रिकेट का खेल है तो उसके लिए एक बड़ा मैदान चाहिए, खेल का मैदान, तो उसे अपने हिसाब से वो डाल लेता है कि चलिए बड़ा मैदान है, मजा आएगा खेलने में, ठीक है। वहीं खो खो के लिए अगर छोटा मोटा मैदान मिल गया तो कोई मजा ही नहीं है। एग्जाम्पल के लिए जैसे मान लेते हैं मैच के लिए हमें जो एक मैदान चाहिए वो चाहिए आपको 100 मीटर स्क्वायर का, ठीक है, तो आपको मिल गया। खो खो के लिए चाहिए आपको 50 मीटर स्क्वायर का, लेकिन आपको मिला है 40 मीटर स्क्वायर का। तो स्थान निर्धारण यहाँ पे हो जाएगा गलत, क्योंकि स्थान निर्धारण खेल के अनुसार ही किया जाना चाहिए, ठीक है। उसके बाद अनुकूलन योग्यता, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि यह समायोजित करने की योग्यता या गतिविधि में प्रभावशाली बदलाव करने की योग्यता है जिसमें परिस्थिति में बदलाव या फिर प्रत्याशित बदलाव का आधार होता है। सिंपल सी बात है कि आप ना कितना सहन कर सकते हैं किसी खेल को खेलते समय, किसी पीड़ा को या फिर किसी भी कार्य को, तो उसको यहाँ पे दर्शाएंगे, ठीक है। फिर विभेदन योग्यता आ जाती है, मतलब मोटर प्रक्रिया में विभिन्न शारीरिक गतिविधियों और गतिविधियों की अतिरिक्त सटीकता तथा शारीरिक हलचल मित्रता होना विभेदन योग्यता कहलाती है। यानी कि आपके शरीर में जो भी हलचल होती है, जो प्रतिक्रियाएं होती हैं, उसको बोलते हैं विभेदन योग्यता, सिंपल सा, ठीक है। तो एक बेसिक सा कॉन्सेप्ट आपका 4 मिनट में आपको समझा दिया, 5 मिनट में खेल में तालमेल संबंधी योग्यता। और इसके बाद what do you understand by coordination abilities in sports? Describe any 5 abilities. तो coordination abilities क्या होती हैं? any 5 के बारे में balance ability, ठीक है, responsive ability, coordination ability, situation determination ability, ठीक है, adaptability, destination ability, इस तरीके से आपका यहाँ पे कंप्लीट हो जाए, ठीक है। अभी यहाँ पे हमारा 36 आएगा, लेकिन उससे पहले ये हमारा सैंपल पेपर नंबर 2 था, ठीक है। इसमें मैंने आपको कुछ क्वेश्चन करवाए थे, उसका एक आधा मैं आपको फिर से ना वो करवा देता हूँ, क्या बोलते हैं, हाँ, रिवीजन करवा देता हूँ। जैसे कि क्वेश्चन है हमारा कि कार्डियो श्वसन संस्थान पर व्यायामों से होने वाले जो 5 प्रभाव है इनको विस्तार पूर्वक समझाइए। तो ये तो बहुत अच्छे हैं। जैसे कि इससे क्या होता है कि आपके हृदय की गति बढ़ेगी जब आप व्यायाम को करते हैं, ठीक है। इसी के साथ जब आप व्यायाम को लंबे समय तक करते हैं तो इससे आपकी सहन जो क्षमता होती है किसी भी कार्य को करने के लिए बिना थके लंबे समय तक करने की जो सहन क्षमता है वो इससे आपकी बढ़ती है। साथ ही आपके शरीर में ना जो ऊतक होते हैं इनकी रक्त आपूर्ति बढ़ती, क्यों भाई? क्योंकि व्यायाम करने से ऑक्सीजन की जो तत्काल आवश्यकता है, इससे क्या होता है, हृदय वाहिनी संस्थान उन ऊतकों में रक्त के बहाव को बढ़ा देती है, जिससे हमें इसकी कम आवश्यकता पड़ती है, उसे हम कम ही कर सकते हैं, ठीक है। स्टोक आयतन में वृद्धि होती है, साथ ही रक्त आयतन में वृद्धि होती है, रक्तचाप में वृद्धि होती है, दूसरे स्वास्थ्य से छुटकारा मिल जाता है। किसी को स्वास्थ्य की बीमारी होती है तो भी वो करेगा तो भी उससे जो है छुटकारा मिल जाता है। बहुत सारे ऐसे व्यायाम भी होते हैं, है ना। अब यहाँ पे जो है और भी क्वेश्चन थे, जैसे कि सांस लेने से संबंधित बीमारी कौन सी थी, तो भाई इसे अस्थमा बोल देते, ठीक है। कैसी बीमारी होती है? ये एक ऐसी बीमारी है जो श्वास नलिकाओं से संबंधित होती है। होता क्या है इसमें जो नलिकाएं होती हैं हमारे श्वास की, इसमें सूजन आ जाती है बेसिकली, जो कि नलिकाओं को बहुत ही ज्यादा संवेदनशील बनाती है। जब हम सांस लेते हैं, हवा आती है, तो वो बहुत ही ज्यादा सांस लेने में मुश्किल होती है। बहुत से कारण होते हैं, जैसे कि कई बार खांसी का दौरा आ जाता है, ठीक है, कई बार दिल की धड़कन बढ़ जाती है, सांस की रफ्तार बढ़ जाती है, आपको बहुत ज्यादा बेचैनी होगी, सिर में जकड़न होगी, थकावट, हाथों पैरों कंधों पीठ में दर्द होता है। कारण क्या होते हैं? आजकल आप सभी को पता है बहुत ज्यादा प्रदूषण बढ़ता जा रहा है, आनुवंशिकता भी होता है, परागकण, और आप जानवर को मांस वगैरह खाते हैं तो उससे भी होता है। कई सारे सुधार के आसन है, सुखासन, चक्रासन, गौमुखासन, पर्वतासन, मृगासन, तरीके से ये सारे आ जाते हैं। और विधि की बात करें, मत्स्यासन विधि की, तो ये मैं आपको ऑलरेडी पिछली वीडियो में समझा ही चुका हूं, आप देख लेना जाके, ठीक है। तो एक बेसिक सा कॉन्सेप्ट था, आई होप आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 36 जो कि आज के हमारे इस पेपर का, उसे देखेंगे। तो क्वेश्चन दिया हुआ है, संतुलित आहार को निर्धारित करते समय किन किन कारकों को ध्यान में रखना चाहिए। यानी कि जब आपको ये काम दिया जाए कि आपको आहार को संतुलित करना है किसी व्यक्ति के लिए, महिला या पुरुष के लिए, तो ऐसे में आप कैसे कैसे कारकों को ध्यान में रखेंगे। तो पहले में ये समझना जरूरी है कि संतुलित आहार का मतलब क्या होता है। तो ये वह आहार है बच्चों जिसमें भोजन के सभी घटक एक निश्चित उचित मात्रा, एक गुणवत्ता के अनुसार होते हैं, जो एक व्यक्ति की आवश्यकता व शारीरिक वृद्धि व विकास में सहायता करते हैं, ठीक है। तो संतुलित आहार को निर्धारित करने समय संतुलित आहार होता क्या बेसिकली, ये आहार यानी कि हमारा जो खाना होता है इसमें कुछ घटक पाए जाते हैं, तो वो घटक निश्चित मात्रा में
उचित मात्रा में गुणवत्ता के अनुसार होनी चाहिए, जैसे कि कैल्शियम, मिनरल्स, प्रोटीन, विटामिन, ये सभी होने चाहिए जो घटक है मेनली संतुलित आहार के। तो वही चीजें यहाँ पे जल वगैरह, कार्बोहाइड्रेट, ये सारी चीजें। इसको निर्धारित करते समय हमें कई बातों का ध्यान में रखना चाहिए, जिसमें से सबसे पहली बात होती है उम्र के हिसाब से। क्यों भाई? क्योंकि जैसे जैसे बढ़ते बच्चों के लिए, जो बच्चे मान लेते हैं 18 से 20 साल के हैं, 25 साल के, 16 से 30 के अराउंड के आसपास के हैं, तो इन्हें चाहिए बहुत ज्यादा प्रोटीन वाला, ठीक है। लेकिन ढलती उम्र में, यानी कि 50 से 60 उम्र के हो गए आप, तो ऐसे में अब आपकी उम्र बेसिकली बढ़ रही है, मतलब कि एक तरीके से हम कह सकते हैं ओल्ड एज कम हो रही है आपकी, है ना। वो आपने एक पोएम पढ़ी होगी ना अपनी वाली, वो माय मदर एट 66, तो वही चीज ऐसे ही है कि उस समय ना आपको प्रोटीन या फिर वसा नहीं ज्यादा चाहिए, क्योंकि आपको उससे बचना चाहिए, आपके शरीर के लिए सही नहीं है। उस समय आपको या तो ज्यादा खनिज या फिर विटामिन लेना चाहिए। लेकिन ये प्रोटीन हो गया, वसा हो गई, ये बाकी चीजें, ये जो बढ़ रहे एडल्ट के बंदे होते हैं ना, उनके लिए जरूरी होता है। लिंग भी जरूरी होता है, जैसे पुरुष जो होते हैं ये घर से बाहर ज्यादा काम करते हैं, तो उन्हें अधिक कैलोरी की आवश्यकता पड़ती है। वही महिला को घर का काम करना होता है, तो उन्हें ज्यादा कैलोरी की आवश्यकता नहीं पड़ती है। ये डिसाइड किया जाता है व्यवसाय के आधार पे। तो दो तरीके के व्यवसाय हैं। मान लेते हैं एक ऐसा व्यवसाय है जिसमें एक व्यक्ति जो है वो एक मंजिल से लेके चौथी मंजिल तक 50 किलो का एक बोरा, जो कट्टा होता है ना, वो लेके जाता है, ठीक है। और दिन में ऐसे वो कम से कम 50 कट्टे ऊपर चढ़ाता है। और एक वो बंदा है जो मात्र आलसियों की तरह घर में बेरोजगार पड़ा हुआ है। तो ऐसे में किसे ज्यादा संतुलित आहार की आवश्यकता है? जो 50 कट्टे चढ़ाता है उसे ज्यादा आवश्यकता है। आलसी को अगर आप तुम ज्यादा प्रोटीन वाला खाना दे दोगे ना, तो वो उसके शरीर को हानिकारक करेगा भाई, क्योंकि उसके शरीर को वो चाहिए ही नहीं, ठीक है। उसको अधिक कैलोरी वाला खाना चाहिए ही नहीं। लेकिन जो मेहनत कर रहा है उसे तो चाहिए भाई, ठीक है ना। ये चीजें। उसके बाद में क्या है? शरीर का भार, ये भी बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि जिस बंदे का भार अधिक है उसे रेशेदार भोजन कम खाना चाहिए, ठीक है। और जो पतला या फिर कमजोर बंदा है उसे अधिक प्रोटीन और अधिक रेशेदार वाला खाना खाना चाहिए, क्योंकि ये उसके वजन को बढ़ाता है। लेकिन जो ऑलरेडी मोटा है उसे तो जरूरत है नहीं इस चीज की, है ना। उसके बाद विशेष खेल के अनुसार ये भी जरूरी है, क्योंकि देखो कई बार खेल होते हैं जैसे कि लंबी दूरी की दौड़ वाले खेल होते हैं जिसमें अधिक वसा या फिर कार्बोहाइड्रेट की आवश्यकता होती है, तो खेल के अनुसार भी ये देखा जाता है। ऐसी महिलाएं जो गर्भवती या फिर स्तनपान करने वाली महिलाएं होती हैं, इनके लिए तो बहुत ज्यादा जरूरी होता है एक संतुलित आहार, जिसमें अच्छे से अच्छी मात्रा में कार्बोहाइड्रेट हो, वसा हो, प्रोटीन हो, खनिज के तत्व हो, विटामिन हो, कैल्शियम हो। ऐसे आहार गर्भवती या फिर जो महिला गर्भवती हो चुकी है, बेबी हो चुका है, स्तनपान करवा रही है बेबी को, तो उसके लिए ऐसे खाने में ये सारे तत्व होने जरूरी है, क्योंकि उस महिला के लिए भी सही बात रहेगी ये, और वो जो उनका बेबी है उनके लिए भी अच्छा रहेगा, ठीक है। उसके बाद स्वास्थ्य समस्या के दौरान कई बार ये होता है कि आपको चोट लग जाती है या फिर रोगी है, ठीक है, किसी तरीके का रोग है आपको, तो आपको अधिक प्रोटीन और खनिज चाहिए, क्योंकि इससे आपकी जो चोट होगी, आपकी बीमारी जो होगी, वो जल्दी ठीक हो जाती है। सिंपल सी बात, ठीक है। चिकित्सा के परामर्श के आधार पर, चिकित्सक यानी कि अगर आपको जो डॉक्टर है वो सजेस्ट करता है कि आपको ना संतुलित आहार लेना चाहिए, जैसे कि पीलिया जो है, पीलिया में तले आहार से बचना चाहिए, क्योंकि आपकी जो पीलिया जो होते हैं, स्नोपीलिया, उसको बहुत ही ज्यादा ये बढ़ा देता है तले हुए चीजें, तो आपको ये नहीं खाना चाहिए। ऐसा चिकित्सक के परामर्श के आधार पे आप एक संतुलित आहार ले सकते हैं, ये चीजें होती हैं, ठीक है भाई। तो बढ़िया तरीके से समझ में आ गया आपको ये क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 36, संतुलित आहार को निर्धारित करते समय किन किन कारकों को ध्यान में रखना चाहिए, ठीक है बच्चों। चलिए अब इसी क्वेश्चन को इंग्लिश में देखेंगे। व्हाट फैक्टर्स शुड बी कीप्ड इन द माइंड व्हाइल प्रेस्क्राइबिंग अ बैलेंस्ड डाइट। तो बैलेंस्ड डाइट होती क्या है, इसके लिए कौन कौन से हमें जो फैक्टर्स हैं वो कीप रखने चाहिए? एज है, जेंडर है, ऑक्यूपेशन है, बॉडी वेट है, ठीक है। फिर है स्पोर्ट वाइज, प्रेग्नेंट एंड लैक्टिंग वुमेन, इंक्लूडिंग हेल्थ प्रॉब्लम, ऑन द बेसिस ऑफ डॉक्टर्स एडवाइस, ठीक है। अब जो हमारा क्वेश्चन आ रहा है बच्चों, ये प्रश्न है आपके, मैंने सीधा सपोर्टिंग मटेरियल से उठाया, क्योंकि इसमें ना आपको कुछ वैसे क्वेश्चन है मैथ वाला, तो आपको ध्यान से समझाऊंगा, ध्यान से समझ लेना। कई बच्चे कहते हैं इसे समझ में नहीं आता है, इसीलिए मैं आपको पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर करवाऊंगा, ठीक है। क्वेश्चन हमारा ये है कि आपको ना दो टीमों को सीडिंग देते हुए नॉकआउट के आधार पर क्या करना है, 11 टीमों का फिक्चर तैयार करना है। यानी कि हमारे पास n, यानी कि टोटल जो टीम है वो कितनी है,
11 हैं। और क्या करना है हमें, इसमें से 2 टीमों को हमें देनी है सीडिंग, इस आधार पे हमें पिक्चर एक तैयार करना है। चलिए ध्यान से समझेंगे। तो कुल मैच निकालने का हमारा फॉर्मूला क्या होता है, n माइनस में 1, n यानी कि जो टीम है इसकी संख्या, तो n माइनस में 1 यानी कि 11 माइनस में 1, तो टोटल हमारे कितने वो निकल गए टीम है, मतलब जो मैच हो गए टोटल ये 10 निकल जाए। ठीक है, अब 10 के लिए कुल चक्र कितने खेले जाएंगे, तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 यानी कि 4। तो यहाँ पे 2 की पुनरावृत्ति कितनी बार हुई है बच्चों, 4 बार हुई है। तो आपके चक्र कितने खेले जाएंगे 11 टीमों के लिए, ये खेले जाएंगे 4। अब देखो, जब टीम की संख्या 16 से कम है तो हम इसे कितने भागों में बांटते हैं, 2 भाग में, एक भाग में बांटते हैं ऊपरी अर्ध और एक बांटते हैं निचले अर्ध में। अगर टीमों की संख्या आपकी 16 से 17 होती तो इसको हम बांटते हैं ऊपरी अर्ध में भी निचले अर्ध में भी, और वो जो कनिष्ठ अर्ध और वरिष्ठ अर्ध होता है ना उसमें भी बांटते हैं इस तरीके से। ठीक है, तो ऊपरी अर्ध में बांटने के लिए क्या करेंगे, हम उसमें करते हैं n प्लस में 1 बटे में 2, यानी कि जब हम ऊपरी अर्ध की बात करते हैं तो उसमें n प्लस में 1 बटे में 2 ये फॉर्मूला लगता है। तो n कितना है हमारा, n टोटल निकला है हमारा 11 प्लस में 1 यानी कि 11 बटे में 2 यानी 11 प्लस 1 मतलब 12 बटे में 2, तो टोटल जो है ऊपरी अर्ध कितना निकल जाएगा हमारा, 6 निकल जाएगा। ठीक है, अब निचले अर्ध की जब बात आएगी तो उसमें फॉर्मूला चेंज हो जाता है, इसमें n माइनस 1 लगता है। ठीक है, तो 11 बटे में 11 माइनस 1 बटे में 2 यानी कि 10 बटा 2 डिवाइडेड बाय 2 दैट इज 5। तो इस तरीके से आपको समझ में आ गया। अब जब कुल बाई की बात की जा रही है तो कुल बाई में क्या देखते हैं हम, अगली 2 की पावर और कुल टीमों की संख्या। तो अगली 2 की पावर 2 थी, 10 थी हमारी ना, 10 की अगली 2 की पावर क्या होगी, 16 होगी। वैसे में क्या है, 16 माइनस में 11 यानी कि 5। ठीक है, तो ऊपरी अर्ध में बाई हम कितनी देंगे, ऊपरी अर्ध में हम 2 बाई देंगे, कुल बाई माइनस में 1, और निचले अर्ध में हम जो बाई है वो देंगे, इसमें प्लस हो जाएगा बेसिकली निचले अर्ध में, तो यहाँ पे 3 बाई हो जाएगी। बस सॉल्व हो गया आपका। अब रही बात टोटल राउंड कितने खेले जाएंगे, 4 खेले जाएंगे, और विशेष सीडिंग देते हुए आपको कुछ इस तरीके से अपना जो फॉर्मेट है वो तैयार कर देना है। बस लो जी सर, हो गया कंप्लीट हमारा क्वेश्चन। कितना आसान तो है। ठीक है, एक पिछले पेपर में मैंने आपको करवाया था ये वाला, इसमें 13 टीमों का आपको फिक्चर तैयार करना था नॉकआउट के आधार पे, जिसमें देखो 13 माइनस 1 यानी कि टोटल हमारे 12 मैच। अब 12 मैच के लिए कितने चक्र खेले जाएंगे, 4 चक्र खेले जाएंगे, 2 की 4 बार पुनरावृत्ति होगी, इसीलिए पाई कैसे निकालते हैं, 2 की अगली पावर कितनी होगी, 16 है, टीम कितनी हमारी 13 है, तो 16 माइनस 13 यानी कि 3 आ गई। अब इसको हम 2 पार्ट में डिवाइड कर देंगे, वरिष्ठ अर्ध और कनिष्ठ अर्ध में। तो वरिष्ठ अर्ध यानी कि जो n प्लस में 1 वाला फॉर्मूला है ना वही लगा के टोटल हमारा 14 बटे में 2 यानी कि 7 आ गया वरिष्ठ टीमों की संख्या। कनिष्ठ अर्ध की बात करेंगे तो इसमें ठीक वही माइनस में 1 कर देंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा। अब हम बाई निकालेंगे, तो वरिष्ठ अर्ध की बाई कैसे निकालेंगे, उसमें हम करते हैं माइनस, पहले में माइनस कर दिया और कनिष्ठ में प्लस कर दिया, फॉर्मूले में बस 2 आ गए, और वरिष्ठ अर्ध को 1 बाई देंगे और कनिष्ठ अर्ध को 2 बाई देंगे। बस अब आपको क्या करना है, यहाँ पे आपका जो फ्रैक्चर है वो तैयार कर देना, फ्रैक्चर बेसिकली से आप बोलते हैं। ठीक है, लो जी सर, हो गया निचला अर्ध ऊपरी अर्ध के बारे में ये पूरा का पूरा कंप्लीट। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये वाला जो है पार्ट अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। तो इस तरीके से बच्चों आज का हमारा ये वीडियो जिसमें हमने आपको फिजिकल का पेपर बहुत बढ़िया तरीके से समझा दिया है, आप सभी को बहुत अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। ठीक है, अगर आप सभी ने पिछली पार्ट 1 की वीडियो नहीं देखी तो जरूर देखिएगा। आप सभी को वीडियो कैसी लगी, आप सभी बच्चे मुझे वीडियो बताना जरूर कमेंट बॉक्स में। ठीक है, कमेंट बॉक्स में सभी बच्चे मुझे जरूर बताना कि आपको वीडियो कैसी लगी, और साथ ही वीडियो अच्छी लगी है तो ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को लाइक करो, लाइक कर दिया करो यार, एक लाइक ही तो करना है, क्योंकि आप जितना ज्यादा लाइक करोगे उतना ज्यादा हमारा और मोटिवेशन बढ़ता है बच्चों ऐसे ही वीडियोस को बनाने के लिए। ठीक है, और साथ ही अपने सभी क्लासमेट्स के साथ इस वीडियो को शेयर करो ताकि वो भी इससे अपने पेपर की तैयारी कर सकें। बाकी आप सभी को ऑल द बेस्ट आपके पेपर के लिए, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहिए और इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। धन्यवाद, जय हिंद, वंदे मातरम।